हेलो एवरीवन। देखिए, आज के लेक्चर में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी को करेंगे जो कि आपकी थ्योरी है बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ब्रोन फैन ब्रेनर। आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इसको अच्छे से समझिएगा। देखो, एक्चुअल में इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया है। इस थ्योरी में इन्होंने 5 तरह के सिस्टम बताए हैं और जिसके थ्रू इन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि जो एक चाइल्ड होता है ना, एक बच्चा जो होता है ना, जब वो समाज के अंदर रहता है तो किस किस तरह से जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं या जो 5 सिस्टम है वो उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। कोई डायरेक्टली इफेक्ट डालता है, कोई आपका इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने इस थ्योरी के अंदर आपका बताया है, तो अच्छे से समझेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने इस थ्योरी में बताया है कि किस प्रकार से एक बच्चे का जो विकास है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है, उसके आसपास के विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। इनकी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, एंड एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं बच्चे के चारों तरफ, उनसे इफेक्ट होता है। इसके बारे में इन्होंने इस थ्योरी में बात की है। उरी ब्रोनफेनब्रेनर एक प्रसिद्ध विकासवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया जिसमें यह बताया गया है कि एक बच्चे का जो विकास है, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, सिर्फ उसके व्यक्तिगत अनुभवों या आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि साथ में उसके आसपास की जो भी सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो भी उसकी सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं और उसकी जो भौतिक परिस्थितियां हैं, वो भी उसकी वृद्धि और उसके विकास पर क्या डालती हैं, आपका एक गहरा प्रभाव डालती हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि इन्होंने 5 सिस्टम के बारे में बात की है और ये पांचों सिस्टम किस तरह से एक चाइल्ड के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं ना, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया है इन्होंने। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। इन्होंने डेवलपमेंट पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के इफेक्ट बताए थे, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर जब अपनी थ्योरी दी थी ना, तो उस समय इनकी थ्योरी का नाम क्या था, इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ब्रोन फैन ब्रेनर था। सिर्फ इतना ही था, यानी इकोलॉजिकल था, बायो वर्ड साथ में नहीं जोड़ा गया था। इन्होंने जो बायो शब्द है ना वो बाद में जोड़ा था। ठीक है, और बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है हेरिडिटी, इनकी आपकी हेरिडिटी, आपकी आनुवांशिकता से रिलेटेड जो फैक्टर होता है उसको आप बायो बोलते हैं। ठीक है, तो जब इनको बाद में क्रिटिसाइज किया गया तब इन्होंने बाद में जो बायो वर्ड है ना इसको भी जोड़ दिया था, वरना इनका स्टार्टिंग में जो मेन फोकस था ना, मेन जो स्ट्रेस था ना, वो किसके ऊपर था, एनवायरमेंट के ऊपर था। इसके ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर। लेकिन जब बाद में इनको क्रिटिसाइज किया गया तो तब बाद में जाकर इन्होंने क्या जोड़ा था, आपका एक बायो वर्ड जोड़ दिया था। और बायो का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आपकी हेरिडिटी से संबंधित होती हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें जो आपको आपके पूर्वजों से मिली हैं, आपके फादर से, मदर से, दादा, नाना, नानी, आपके पूर्वजों से, आपकी हेरिडिटी से जो मिली हैं, उनको बोला गया है यहाँ पे बायो। ठीक है, तो इसलिए बाद में इनकी जो कंप्लीट थ्योरी है उसका नाम पड़ा बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ब्रोन फैन ब्रेनर। ठीक है, याद रखेंगे आप इनके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनका मानना था कि इंसान के डेवलपमेंट में उनके एनवायरनमेंट का, जिसमें कि आपकी लिविंग व नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आती हैं, इनका बहुत अधिक क्या पड़ता है, आपका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि एनवायरनमेंट में क्या है, अब नॉर्मल सी बात है, एनवायरनमेंट के अंदर आपके लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें हैं। आपकी लिविंग चीज़ें भी हैं जैसे जीव जंतु वगैरह हो गए, और आपकी जो नॉन लिविंग है वो चीज़ें भी तो यहाँ पे हैं, जैसे आपके माता पिता का कार्यस्थल हो गया, स्कूल हो गए, सब क्या है, आपके नॉन लिविंग है ना, है ना। तो लिविंग और नॉन लिविंग दो जो भी चीज़ें आपके एनवायरनमेंट के अंदर हैं, उन सब का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, आपके बच्चे के ऊपर पड़ता है। इस बात के बारे में इन्होंने बताया था कि इनका मानना था कि इंसान के डेवलपमेंट में, बच्चे के डेवलपमेंट में, ह्यूमन के डेवलपमेंट में उनके एनवायरनमेंट का, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आती हैं, इनका बहुत अधिक इफेक्ट आपका पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। इनका कहना है कि पर्सन, चाइल्ड जो है वह सेंटर में घिरा हुआ है, उसके सराउंडिंग की लिविंग व नॉन लिविंग थिंग से, जो उसके डेवलपमेंट पर क्या डालती हैं, आपकी इफेक्ट डालती हैं। यानी इन्होंने क्या बताया कि चाइल्ड आपका सेंटर में है और इस सेंटर के चारों तरफ क्या है, आपका एनवायरनमेंट है। आपको अच्छे से पता है, यानी कि बच्चे के चारों तरफ क्या है, आपका एनवायरनमेंट है। और इस एनवायरनमेंट में कैसी चीजें हैं, आपकी लिविंग भी हैं और आपकी नॉन लिविंग भी हैं। और ये सारी चीज़ें किसके ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं, आपके बच्चे के ऊपर, एक इंसान के ऊपर, उसके डेवलपमेंट के ऊपर क्या डाल रही हैं, इफेक्ट डाल रही हैं। इन्होंने बार बार इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, और इन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को ब्रोन फैन ब्रेनर ने क्या कहा है, सिस्टम कहा है।
क्या कहा है, सिस्टम कहा है। तो इस सिद्धांत में मुख्य रूप से आपकी 5 लेयर या 5 सिस्टम, कितने सिस्टम, 5 सिस्टम होते हैं जो बच्चे के पर्यावरण और विकास को क्या करते हैं, आपके प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इन्होंने अपनी थ्योरी में 5 सिस्टम के बारे में बात की है। अब वो 5 सिस्टम कौन कौन से होते हैं, किस सिस्टम में किसके बारे में बात की गई है, उसको अब हम आगे के लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। आपको चीजों को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इस तरह से आपके 5 सिस्टम है। ठीक है, जैसे बीच में क्या हो गया, आपका चाइल्ड हो गया, चाइल्ड के जस्ट पास आपका फर्स्ट सिस्टम है, उसके बाहर की तरफ ये कौन सा है, ये आपका सेकंड वाला सिस्टम हो गया, उसके बाद ये कौन सा हो गया, आपका थर्ड वाला सिस्टम हो गया। समझ में आ रही है बात आपको। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो ये आपका 4th नंबर का सिस्टम हो गया, और उसके बाद ये लास्ट में सबसे बड़ा क्या हो गया, आपका 5th नंबर का सिस्टम हो गया। तो इस तरह से ये सारे सिस्टम बच्चे को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, बीच में आपका चाइल्ड है, उसके जस्ट पास में फर्स्ट सिस्टम, और जैसे जैसे गोला बढ़ता जाता है तो बाकी जो सिस्टम है वो भी आपके जुड़ते जाते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट हो गया, फिर आपका सेकंड सिस्टम हो गया, फिर आपका थर्ड सिस्टम हो गया, फिर आपका 4th सिस्टम है, और फिर आपका 5th सिस्टम है। इस तरह से पांचों जो सिस्टम है वो बच्चे को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जो बच्चे का एनवायरनमेंट बनाते हैं मिलके आपस में। तो ये सारे बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर क्या डाल रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, बच्चे की वृद्धि पे, बच्चे के विकास के ऊपर क्या डालते हैं, आपका इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब कौन सा सिस्टम कितना डालता है उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट सिस्टम, और जिसका नाम क्या है आपका माइक्रो सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं लघु मंडल या फिर सूक्ष्म मंडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। यह बच्चे के सबसे नजदीकी पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमने ऊपर अभी डायग्राम में भी तो आपको दिखाया ना, देखो यहाँ पे चाइल्ड है, तो सबसे पास कौन सा है, आपका फर्स्ट सिस्टम ही तो है, और फर्स्ट सिस्टम का नाम क्या है, माइक्रो सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम आपका माइक्रो सिस्टम है, जिसे आप लघु मंडल या फिर सूक्ष्म मंडल भी कहते हैं। ये बच्चे के सबसे नजदीकी पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें वे लोग और स्थान शामिल होते हैं जिनके साथ बच्चा सबसे अधिक संपर्क में रहता है, जैसे कि बच्चे का परिवार हो गया, स्कूल है, पड़ोस है, दोस्त है। ये सारे किस में आते हैं, ये आते हैं आपके माइक्रो सिस्टम के अंदर। इसमें आते हैं, ये बच्चे के माइक्रो सिस्टम में आते हैं। बच्चे की फैमिली हो गई, बच्चे का स्कूल हो गया, बच्चे के नेबर हो गए, यानी कि पड़ोसी हो गए, बच्चे के फ्रेंड हो गए। और अब देखो स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो स्कूल में दोनों आ गए, बच्चे का जो टीचर है, टीचर भी आ गया बच्चे का, और साथ में बच्चे के जो सहपाठी हैं, पीयर्स है, जो साथ में पढ़ते हैं ना, वो भी बच्चे के शामिल हो गए हैं, क्योंकि स्कूल में तो सारी चीजें आ जाती है ना। तो माइक्रो सिस्टम, ये सारी चीजें क्या है जो बच्चे को क्या कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो एक चीज और याद रखना, एक्चुअल में है ये क्या, सबसे छोटा सिस्टम है भाई, सबसे आपका ये स्मॉलेस्ट सिस्टम है, लेकिन बच्चे से है ना ये सिस्टम आपका डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एकदम डायरेक्ट, क्योंकि आपने देखा कि सबसे नजदीक है ये आपका, सबसे पास में है। तो बच्चे से क्या होगा, आपका डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा। आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं कि भाई परिवार है, स्कूल है, पड़ोस है, दोस्त हैं, ये बच्चे से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं ना, क्योंकि बच्चे के सबसे पास क्या होते हैं, यही तो आपके होते हैं। तो इसलिए बोला है कि इनमें वे लोग शामिल हैं या वे स्थान शामिल हैं जिनके साथ बच्चा सबसे अधिक संपर्क में रहता है, जैसे कि परिवार हो गया, स्कूल हो गया, पड़ोस हो गया, और आपके दोस्त हो गए। उदाहरण के लिए परिवार में माता पिता के साथ बातचीत होना, स्कूल में शिक्षक यानी कि टीचर, और आपके सहपाठी हैं जैसे यानी कि पीयर्स, इनके साथ में जो संपर्क होता है, ये सभी बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास पर क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। कि बच्चे के सोशल और बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है ना, इमोशनल डेवलपमेंट, उनके ऊपर क्या डालते हैं, ये दोनों आपके इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यह स्मॉल सिस्टम है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि यह आपका स्मॉल सिस्टम है, लेकिन यह बच्चे से आपका पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। माइक्रो सिस्टम बच्चे पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, याद रखेंगे डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा। और मैंने बता दिया क्यों डालता है, क्योंकि सबसे पास क्या है आपका, यही तो सिस्टम है, सबसे नजदीक है आपका माइक्रो सिस्टम। तो इस वजह से ये बच्चे के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। रीजन देखो आगे लिख भी दिया कि यह उसके सबसे पास है, बच्चे पर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपका माइक्रो सिस्टम का ही पड़ता है। माइक्रो सिस्टम में आते हैं बच्चे का घर और बच्चे का स्कूल। ठीक है, अब देखो घर के अंदर देखो यहां पे इस तरह से लिखना इसको कि माइक्रो सिस्टम इज इक्वल टू होम प्लस में स्कूल। ठीक है, माइक्रो सिस्टम इज इक्वल टू
होम और प्लस में क्या होता है आपका स्कूल। अब होम के अंदर सब आ लिया है, होम के अंदर आपकी फैमिली आ गई है, आपके फ्रेंड्स आ गए हैं, आपके नेबर्स आ गए हैं, याद रखना। और स्कूल में क्या आ गए, आपके जो टीचर्स हैं टीचर्स आ गए, आपके जो पीयर्स हैं आपके जो सहपाठी हैं वो आपके आ गए। ठीक है, तो होम प्लस में स्कूल क्या होता है, आपके दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका माइक्रो सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, याद रखना। और इस तरीके से लिखना है याद कि माइक्रो सिस्टम इज इक्वल टू होम प्लस में स्कूल, यानी कि होम यानी कि घर की और स्कूल की दोनों चीजें मिलकर क्या बना रही हैं, बच्चे के माइक्रो सिस्टम को बना रही हैं। स्कूल में टीचर्स और पीयर्स आ गए और होम में आपके फैमिली फ्रेंड्स नेबर्स ये सब आ चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप इन सब चीजों के बारे में। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और स्कूल में आपकी बाकी चीजें भी इंक्लूड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। माइक्रो सिस्टम में दो चीजें आती हैं, घर व स्कूल, और दोनों का जो इंपैक्ट होगा ना वो आपका बिल्कुल ही अलग अलग पड़ता है, यानी कि इन दोनों का अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए हमने क्या लिखा था, होम प्लस में स्कूल लिखा था। क्या लिखा था, होम प्लस में स्कूल लिखा था, क्योंकि दोनों का होम का अलग इंपैक्ट पड़ रहा है और स्कूल का आपका अलग इंपैक्ट पड़ रहा है। दोनों का एकदम अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। जैसे कि घर में आप टीवी देख रहे हैं, कजिन्स हैं, माता पिता का इंपैक्ट है, ये सब पड़ता है। स्कूल में अगर बात करें तो टीचर्स का इंपैक्ट है या सहपाठियों का इंपैक्ट है, पीयर्स जिसे आप बोलते हैं, पीयर्स सहपाठी साथ पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, आपका बच्चे का माइक्रो सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद आपका आता है सेकंड सिस्टम, और इस सेकंड सिस्टम को बोला जाता है आपका मीजो सिस्टम। क्या बोलते हैं, मीजो सिस्टम। सेकंड सिस्टम को क्या बोलते हैं, सेकंड सिस्टम को कहते हैं मीजो सिस्टम। और मीजो का मतलब क्या होता है, मीजो का मतलब होता है आपका मिडल। क्या होता है, मिडल। मिडल याद रखना, मीजो मतलब मिडल। तो यह उन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है जो माइक्रो सिस्टम के बीच में बनते हैं। अब माइक्रो सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आई थी, आपका होम आया था और प्लस में आपका स्कूल आया था। और यहां पे इसने क्या लिखा है कि यह उन संबंधों का प्रतिनिधित्व करेगा, उन संबंधों को दर्शाएगा, बढ़ाएगा, उनके बीच में रिलेशन को बताएगा जो कहां पे बने हैं, जो आपके माइक्रो सिस्टम के बीच में बनते हैं। जैसे अब माइक्रो सिस्टम में क्या आया था, आपका होम आया था और आपका स्कूल आया था। तो होम से तो आप किसको उठा लोगे, परिवार को, फैमिली को। और आप स्कूल से किसको उठा लोगे, आप टीचर्स को उठा लोगे। तो एक्चुअल में ये क्या करता है कि घर और स्कूल के बीच में संबंध बनाने की कोशिश करता है। क्या बनाता है, घर और स्कूल के बीच में संबंध बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि आपकी पीटीएम होती है, पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो आपकी होती है, तो पेरेंट्स कहां से होते हैं, आपके फैमिली से होते हैं, और टीचर कहां से होते हैं, आपके स्कूल से होते हैं। आपको अच्छे से पता है, तो नॉर्मल सी बात है, दोनों का संबंध करवा दिया ना कि आपके जो पीटीएम के अंदर दोनों शामिल हो जाते हैं। तो बच्चे का होम भी और बच्चे के स्कूल भी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके मीजो सिस्टम जो है उसको दर्शाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यह उन संबंधों का प्रतिनिधित्व करेगा जो आपका माइक्रो सिस्टम के बीच में बनते हैं। ठीक है, देखो होम प्लस स्कूल पार्ट तो आपका माइक्रो सिस्टम का है, लेकिन हमने बताया ना कि मेजो का काम क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन को बढ़ाएगा, दिखाएगा। वो क्या करता है, आपका मीजो सिस्टम। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए माता पिता और शिक्षकों के बीच में संबंध हो गया, घर और स्कूल के अनुभवों का तालमेल हो गया। तो यदि माता पिता और शिक्षक मिलकर काम करते हैं तो बच्चे का विकास क्या हो सकता है, आपका और भी बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर उनके बीच में संघर्ष होता है तो बच्चे के विकास पर नकारात्मक क्या पड़ता है, आपका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि भाई मान लो नॉर्मल सी बात है, अगर पीटीएम आपकी होती है तो पेरेंट्स भी स्कूल में जा रहे हैं, टीचर वहां पे आपके हैं ही, तो पेरेंट्स क्या बताएंगे टीचर्स को कि सर इसको है ना इस चीज में प्रॉब्लम है, ये घर पे आने के बाद पढ़ता नहीं है, या फिर इसके साथ ये इश्यू आते हैं, आप इस तरह का होमवर्क दीजिए, इसमें ये वीक है, इसमें ये क्या है अच्छा है। तो जब टीचर्स को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो आगे से वो अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट कर पाएगा ना। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, बच्चे का विकास बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे के बारे में अब टीचर को अच्छे से पता है कि बच्चे का लेवल, जो बच्चे का स्तर है वो क्या है, दिमाग का स्तर, तो उसके अकॉर्डिंग वो होमवर्क भी दे पाएगा। समझ में आई बात। और जब टीचर से पेरेंट्स मिलेंगे तो टीचर भी बता पाएगा पेरेंट्स को स्टूडेंट्स के बारे में कि भाई स्कूल में ये शरारत करता है या अच्छे से पढ़ता नहीं है या कहाँ पे किस चीज़ में कमी है, ताकि जो पेरेंट्स है वो भी इस चीज़ का ध्यान रख पाए। तो अगर दोनों मिल जाते हैं पेरेंट्स और टीचर, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो आपका अच्छा ही तो हुआ ना। तो जो मीजो सिस्टम है ना उसका यही काम है कि आपका होम प्लस जो स्कूल है ना, दोनों के तालमेल को वो बैठाएगा, दोनों का इंटरेक्शन करवाएगा। वो क्या करवाएगा, इंटरेक्शन करवाएगा।
ठीक है, याद रखेंगे आप। तो आगे लिख भी रखा होगा कि मीजो सिस्टम में आता है इंट्रैक्शन, यानी है तो प्रभाव घर और स्कूल का ही, बट इनका इंट्रैक्शन है, दोनों का मिलाकर के है। ठीक है, जबकि आपके माइक्रो सिस्टम में क्या था, होम प्लस स्कूल लिखते थे हम, होम प्लस में स्कूल। लेकिन यहां पे आप मीजो में देखिए, होम इनटू में स्कूल लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, होम और मल्टीप्लाई में स्कूल। अब मल्टीप्लाई में स्कूल का मतलब क्या है कि दोनों का प्रभाव मिलके होगा। ठीक है, किसके अंदर, आपका मीजो सिस्टम के अंदर। तो याद रखना, होम प्लस स्कूल तो किस में होता है, आपके माइक्रो सिस्टम में, और होम इनटू में स्कूल क्या होता है, आपका मीजो सिस्टम के अंदर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो याद रखना अब इस बात को, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। होम प्लस स्कूल अगर बोल देता है, होम प्लस में स्कूल, तब तो आप कहां पे जाओगे, तब आप जाओगे माइक्रो सिस्टम के अंदर। और जब वो होम इनटू स्कूल बोल देना, होम इनटू में स्कूल, तब आप कहां पे चले जाओगे, आप मीजो सिस्टम के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे दोनों का मिलके प्रभाव हो रहा है अगर इनटू आता है तो। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, कि स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग का करना, जो निष्कर्ष स्ट्रेटेजी निकली उसका बच्चे पर क्या पड़ना, प्रभाव का पड़ना। जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, पेरेंट्स है, सोसाइटी है, मिलकर जो बच्चे के लिए आपके करते हैं ना, वो सारी चीजें क्या है, बच्चे के ऊपर आपकी इंपैक्ट डालती हैं। तो मिजो में आपका स्कूल और आपका जो घर है, दोनों का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है थर्ड सिस्टम, जिसे बोला गया आपका एक्सो सिस्टम, भारी सिस्टम। अब भारी सिस्टम के बारे में याद रखिएगा कि यह कभी भी बच्चे के ऊपर है ना डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं डालता। डायरेक्ट इंपैक्ट ये बच्चे के ऊपर नहीं डालेगा। ठीक है, ये कैसा इंपैक्ट डालेगा, ये बच्चे के ऊपर इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। कैसे डालता है, ये बच्चे के ऊपर आपका इनडायरेक्टली इंपैक्ट आपका डालता है। ये डायरेक्टली कभी भी इंपैक्ट बच्चे के ऊपर नहीं डालता, इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। अब इनडायरेक्टली इंपैक्ट का मतलब क्या हो गया, कि नॉर्मल सी बात है, ऐसी चीज जिसका चाइल्ड के साथ, बच्चे के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जो चीज है ना, बच्चे को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो सोशल बिहेवियर है, बच्चे का जो इमोशनल बिहेवियर है, बच्चे के हर चीज के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है। जबकि बच्चे का उससे कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी बच्चे के ऊपर क्या डालेगी, वो इंपैक्ट डालेगी। इसलिए इसको बोला गया है इनडायरेक्टली इंपैक्ट। ठीक है, याद रखेंगे आप समझने के लिए, इसलिए इसको क्या बोला गया है, आपका इनडायरेक्टली इंपैक्ट बोला गया है। तो देखिए आप, यह पर्यावरण का वह हिस्सा होता है जो बच्चे को प्रभावित नहीं करता, यानी कि सीधा प्रभावित नहीं करता। याद रखना, सीधा बच्चे को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि इसका बच्चे पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसके जीवन पर यह प्रभाव आपका डाल सकता है। कैसे, इनडायरेक्टली। कैसे, इनडायरेक्टली। ठीक है, याद रखें आप। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, कि माता पिता का कार्यस्थल, यदि माता पिता के कार्यस्थल पर तनावपूर्ण माहौल है, तो इसका असर उनके व्यवहार पर हो सकता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे को क्या करेगा, आपका प्रभावित करेगा। यहां पर कहने की कोशिश क्या की गई है, आप ऐसे समझिए, यहां पर इन्होंने ये बोलने की कोशिश की है कि मान लो आपके फादर या मदर हैं, वो कहीं पे ऑफिस में वर्क करते हैं और उनके ऊपर ना काम का स्ट्रेस है। तो काम का स्ट्रेस है तो कहीं ना कहीं वो गुस्से में भी रहेंगे। अगर आपने घर पे आ गए, अब आपके माता पिता कहाँ पे आ गए, ऑफिस से घर आ गए, और आपने वहां पे मान लो कोई शरारत कर दी, तो इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन तो कहाँ का है, ऑफिस का है। लेकिन गुस्से गुस्से में ये आपको चाटा लगा देंगे, बच्चे को चाटा लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ा ना, कि जो दिमाग में जो गड़बड़ चल रही थी माता या पिता के, वो तो कहाँ से वजह से है, गुस्सा किस वजह से है, ऑफिस की वजह से है। लेकिन बच्चे के ऊपर इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ गया, घर पे आए और बच्चे को पीट दिया। तो समझ में आया। तो माता पिता का जो कार्यस्थल है वो मैटर करता है। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं कि आपके मान लो माता और पिता हैं, ठीक है, कहीं पे वर्क कर रहे हैं और उनका क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं रेवाड़ी के अंदर और आपका हो गया ट्रांसफर। तो जब माता या पिता का ट्रांसफर होता है, मान लो आपका हो गया दिल्ली हो गया, आप ये मानिए दिल्ली हो गया। अब यहाँ पे जब रेवाड़ी में आप रह रहे थे तो बच्चे का एक स्कूल भी था, बच्चे के फ्रेंड्स भी बने। ठीक है, बट बच्चे के क्या थे, पीयर्स थे, जिनके साथ उसके अच्छे रिलेशंस बन चुके थे स्कूल में जाते जाते। समझ में आ रही है बात। लेकिन जैसे ही पिता या माता का जो ट्रांसफर है वो दिल्ली के अंदर हो गया, तो कहीं ना कहीं बच्चे को भी तो यहाँ से कहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा ना। तो माता या पिता के कार्यस्थल की वजह से, उनके ट्रांसफर की वजह से बच्चे को अपना स्कूल चेंज करना पड़ेगा। बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं वो भी छूट जाएंगे, बच्चे के जो पीयर्स हैं वो भी आपके छूट जाएंगे, और बच्चा एकदम नए माहौल में जाके दिल्ली में रहने लगेगा। ऐसा हुआ ना।
तो इसमें बच्चे की क्या गलती थी बताइए? कोई बच्चे का ट्रांसफर हुआ था? नहीं हुआ ना। किसका हुआ था? माता और पिता का हुआ था। लेकिन इफेक्ट किसके ऊपर पड़ गया? बच्चे के ऊपर भी पड़ गया। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली इफेक्ट। इनके डायरेक्टली उस चीज का बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो बच्चे के ऊपर क्या डाल रही है? आपका इंपैक्ट डाल रही है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली इंपैक्ट। ठीक है, याद रखेंगे आप इन सारी चीजों को। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़े। देखो आगे लिख भी दिया है कि जैसे पिता का कहीं पे ट्रांसफर होना, यानी ट्रांसफर तो हुआ है पिता का, बट साथ में बच्चों को भी जाना पड़ रहा है। तो बच्चे का स्कूल, बच्चे के फ्रेंड, सब कुछ क्या हो गया? आपके चेंज हो गए। यानी कि इनडायरेक्ट बच्चे पर क्या पड़ा है? आपका इफेक्ट पड़ा है। या फिर देखिए माँ का जॉब करना। अब अगर माँ जॉब कर रही है तो जिससे कि बच्चे का जो पालन पोषण है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। वो समय पे बच्चे को खाना नहीं दे पा रही है, बच्चे को समय पे सुला नहीं पा रही है, बच्चे के साथ जो टाइम माँ को एक निकालना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए माता और पिता को, तो वो बच्चे के साथ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से बच्चे का जो पालन पोषण है वो भी सही तरीके से नहीं हो रहा। तो इनडायरेक्टली बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना, माँ की जॉब का या पिता की जॉब का। यहाँ पे आई थिंक पिता भी आना चाहिए था, सिर्फ माँ की जिम्मेवारी थोड़ी होती है बच्चे को संभालना, पिता की भी तो होती है भाई। तो माँ या पिता का जॉब करना, इससे क्या होगा? बच्चे का पालन पोषण सही तरीके से आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिता भी ऐड कर लेना भाई। याद रखिए दोनों की जिम्मेवारी होती है, सिर्फ माँ की जिम्मेवारी नहीं होती बच्चों को पालना। आगे देखिए, जैसे स्कूल टीचर का ट्रांसफर होना, पिता की डेथ होना, यानी वो सभी कारण जो डायरेक्टली बच्चों से नहीं जुड़े हुए होते लेकिन इंपैक्ट उसका बच्चे पर पड़ता है, तो यह क्या होता है? आपका इनडायरेक्ट होता है। और इसको क्या सिस्टम होता है? यह आपका कहलाता है एक्सो सिस्टम। अब स्कूल टीचर के ट्रांसफर के से भी तो आप समझ जाएंगे ना कि अगर स्कूल टीचर का ट्रांसफर हो गया और बच्चा उससे ज़्यादा कनेक्टेड था, तो नॉर्मल सी बात है नेक्स्ट आने वाला जो टीचर है वो आते ही तो बच्चों को समझना स्टार्ट कर दे नहीं देगा। उसको भी तो समय लगेगा ना कि कौन बच्चा कैसे सीखता है, कैसे नहीं सीखता है, क्या इसकी कमियां हैं, तो उस टीचर को भी समझने में समय लगेगा। तो बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ गया ना, बच्चे की स्टडी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। तो स्कूल टीचर का ट्रांसफर हो गया, पिता की डेथ हो गई, माँ का जॉब करना हो गया, माता या पिता का ट्रांसफर हो गया, उनका कार्यस्थल हो गया, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो इनडायरेक्टली बच्चे के ऊपर क्या डालती हैं? आपकी इंपैक्ट डालती हैं। इसलिए इनको बोला गया है क्या? आपका एक्सो सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लो सरकार ने बच्चों के लिए कोई नई पॉलिसी बना दी, तो यानी पॉलिसी तो बनाई सरकार ने, लेकिन उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? बच्चे के ऊपर पड़ेगा। यानी कि वो सारी चीजें जो बच्चे के ऊपर इनडायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं सभी किसमें आती हैं? आपके एक्सो सिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है, तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी हम हर चीज को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। बार बार रिवाइज करना बस इन चीजों को ना। उसके बाद आपका आता है 4th नंबर का सिस्टम, जिसे बोलते हैं मैक्रो सिस्टम। क्या बोलते हैं? जिसे हम मैक्रो सिस्टम बोलते हैं। मैक्रो सिस्टम का मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, जो अलग नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें हम इसको करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि छोटे पार्ट और आप अच्छे से बार बार चीज़ों को रिवाइज भी कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।